ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो 1576 से आगे की कहानी। चिराग मेहता वह अच्छी तरह जानता था कि आज रोहित ऑफिस नहीं पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में सभी मीटिंग्स को संभालने की जिम्मेदारी चिराग के कंधों पर होती थी। यदि चिराग चाहता तो वह भी उन सभी कामों को अपने असिस्टेंट को सौंप सकता था। इससे रोहित को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन अपने काम के मामले में वह बिल्कुल भी लापरवाह या आलसी नहीं था। शायद यही वजह थी कि वह रोहित मारवा का हर तरीके से खास था। वह जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, उसका असिस्टेंट कहता है, सर आपके लिए एक बहुत जरूरी कॉल है। चिराग कहता है, किसकी? वह कहता है, आदित्य पराशर की, वह आपसे बात करना चाहते हैं। चिराग कॉल पिक करता है और आदित्य पराशर से कहता है, कहिए आदित्य पराशर जी। उधर से आदित्य पराशर कहता है, चिराग मेहता कैसे हैं आप? चिराग जवाब देते हुए कहता है, आपने याद किया है इसलिए एकदम बढ़िया हूँ, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आदित्य पराशर कहता है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि रोहित मारवा हमसे ऑफिस में मिलना चाहते हैं या घर पर। दरअसल आदित्य पराशर इस बात को बेहतर तरीके से जानता था कि मारवा हाउस में भी रोहित मारवा का ऑफिस है। वह चल रही परिस्थितियों को और भी नजदीक से समझने के लिए इस तरह का सवाल चिराग के सामने दाग देता है। आदित्य पराशर की इस वाक चतुरता पर चिराग मेहता के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वह काफी प्रभावित होता है और जवाब देते हुए कहता है, आदित्य पराशर जी, क्या मैं आपको एक बार शाम तक इस बारे में जवाब दे दूं? उसके बाद आप मिलने के लिए कल आ जाइए। वह क्या है ना कि आज रोहित मारवा सर किसी जरूरी काम से ऑफिस नहीं आए हैं और अभी मेरी उनसे फोन पर भी बात नहीं हो पाएगी। चिराग अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह रोहित को कॉल करेगा तो रोहित जरूर उसके कॉल का आंसर करेगा, लेकिन चिराग उसे बिना किसी जरूरी बात के परेशान नहीं करना चाहता था। साथ ही वह अच्छी तरह जानता था कि आज शाम को मीटिंग होना तय है। वह रोहित से सभी जरूरी बातें तभी कर लेगा। आदित्य पराशर हंसते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, आप शाम तक जवाब दे दीजिए। इसके बाद आदित्य फोन रखते हुए अपने ऑफिस में सामने खड़े हुए सुनील की तरफ देखता है। सुनील झट से पूछता है, उन्होंने क्या कहा सर? आदित्य जवाब देता है, वह शाम तक जवाब देंगे। आदित्य का जवाब मिलते ही सुनील बाहर की ओर चला जाता है और झट से अपना फोन निकालकर मुक्ता को मैसेज कर देता है। मुक्ता ने सुनील को खास हिदायत दी थी कि वह इससे संबंधित कोई भी बात होने पर उसे तुरंत सूचित करे। मुक्ता को पूरी उम्मीद थी कि वह आज अपने नए दोस्तों से मिल पाएगी, लेकिन अफसोस यह मुलाकात आने वाले कल पर टल गई थी। वहीं दूसरी तरफ युगराज के बंगले में रात की चढ़ी हुई शराब का असर अब तक न सिर्फ युगराज के सर से उतर चुका था, बल्कि अब उसे और भी नशे में डूब जाने की इच्छा हो रही थी। अपने बंगले के डाइनिंग हॉल में वह लगातार इधर से उधर चक्कर काट रहा था। सफेद कुर्ते और पैजामे के साथ उसने अपने गले में सफेद सूती चादर पहनी हुई थी, जिसे मफलर या अंगोछे का नाम दिया जा सकता है। डर के कारण उसके चेहरे का रंग सफेद कपड़ों में एकदम काला दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। भय से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। बीच बीच में एयर कंडीशनर चलने के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती थी और वह उन्हें अंगोछे से पोंछ लेता था। वहीं सामने ही एक और गजेंद्र पाल कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर बाबू राव भी यहीं मौजूद था। वह बाबू राव युगराज के दूसरी ओर सोफे पर बैठा हुआ था। तभी गजेंद्र पाल कहता है, भैया जी इस तरह कब तक इधर से उधर चक्कर लगाएंगे? बहुत देर हो चुकी है, अब आप थक गए होंगे, अब आप भी बैठ जाइए। यह सुनते ही युगराज अपनी जगह पर रुक जाता है और अपने एक हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ को मुक्का बनाकर मारते हुए गजेंद्र पाल की तरफ देखते हुए कहता है, कैसे? तुम मुझे बताओ, मैं चैन से कैसे बैठ जाऊं? तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हमें कुएं में गिरने से बचा लिया, लेकिन अब हमारे लिए जो खाई तैयार हो गई है
उससे हमें कौन बचाएगा। दरअसल युवराज के कहने का तात्पर्य था कि उसके नींद में होने के बावजूद लच्छो नाम की मुसीबत से वह सभी सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि गजेंद्र पाल ने समझदारी से काम लिया था और वहां जाकर लच्छो के कहे अनुसार सभी कामों को समय पर पूरा कर दिया था। लेकिन अब उससे भी बड़ी मुसीबत यह थी कि रोहित मारवा के लिए यह जानना कोई बड़ी बात नहीं थी कि इस पूरी घटना के बीच में एक कड़ी युवराज भी था, जबकि इसमें युवराज का कोई हाथ नहीं था। उसके बाद भी विविध काय के युवराज के गोदाम पर रुकने के कारण वह बिना वजह ही फंदे में फंस चुका था। युवराज अच्छी तरह जानता था कि लच्छो उनके हाथ कभी नहीं आएगी, लेकिन वह स्वयं समुद्र की गहराई में छुपकर भी अपनी जान नहीं बचा सकता था और न ही उसे आसमान की ऊंचाइयां खुद में पनाह देकर रोहित मारवा के हाथों मौत से बचा सकती थी। अब तक जितनी भी बार रोहित मारवा के सामने युवराज का नाम एक दुश्मन के रूप में जाहिर हुआ था, उसमें से एक भी बार वह कारनामा युवराज का खुद का प्लान किया हुआ नहीं था। हर बार उसके संचालक मां साहब या फिर उसके आदेश होते थे। अब तक जो कुछ भी हुआ वह मारवा हाउस के बाहर हुआ था, लेकिन इस बार की घटना मारवा हाउस के अंदर घटी थी। रोहित मारवा के घर के अंदर घुसने की सजा वह अच्छी तरह से जानता था। जब विविध काय जैसे रोबोट का नामो निशान तक मिटा दिया गया था तो युवराज कौन सी बड़ी तोप था जिसका शोर किसी को सुनाई नहीं दे पाता। एक बार फिर से अपनी बात को कहने के बाद घबराते हुए युवराज इधर से उधर तेज कदमों से अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ से उल्टे हाथ के थप्पे देते हुए घूमने लगता है। अब उसे इस तरह परेशान देखकर बाबूराव भी चिंतित हो उठता है। उसके मन को शांत करने के लिए अब बाबूराव कहता है, भैया जी आप चिंता मत कीजिए, माँ साहब ने आपकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ विशेष अवश्य ही सोचा होगा। वह आपका कितना ख्याल रखती हैं, यह इसी बात से स्पष्ट है कि हमें उनके पास से आपके पास खास आपकी सुरक्षा के बंदोबस्त के लिए भेजा गया है। फिर एक पल रुककर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ यह सच है कि यह घटना हम सभी के मन में डर पैदा कर रही है, लेकिन इस तरह डरने से हमारी बुद्धि हमारा साथ छोड़ देगी और आप जैसे राजनेताओं के लिए उनका सबसे बड़ा शस्त्र उनकी बुद्धि ही होती है। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए, शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। इस बात पर युवराज के कदम एक बार फिर से रुक जाते हैं और वह बाबूराव की ओर घूमकर कहता है, क्या तुम खुद को लच्छो से ज्यादा ताकतवर समझते हो? उसका यह सवाल सुनते ही बाबूराव फट पड़ जाता है। उसका पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर युवराज कहता है, क्या हुआ, शरीर का खून जम गया क्या? अब जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बाबूराव कहता है, इसका जवाब आप अच्छी तरह से जानते हैं भैया जी, उसके बराबरी हम में से कोई नहीं कर सकता। केवल आप ही हैं जो उसके बराबर में खड़े हो सकते हैं या फिर उसके आगे भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप माँ साहब के बेटे हैं। अब युवराज कहता है, अगर मैं माँ साहब के लिए लच्छो से विशेष अथवा प्रिय हूँ तो तुम मुझे बताओ, वह कभी भी जाकर माँ साहब से कैसे मिल लेती है, जबकि यह आज्ञा मुझे प्राप्त नहीं है। मैं उनसे सिर्फ तब मिल सकता हूँ जब वह चाहती हैं। अगर उन्हें मेरी चिंता अधिक है तो तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? खुद मुझे वहाँ क्यों नहीं बुला लिया जहाँ मैं पूरी तरह से सुरक्षित होता? रोहित मारवा तो क्या, किसी पंछी का पर भी वहाँ नहीं पहुँचता। इतना कहने के बाद युवराज फिर से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर परेड करना शुरू कर देता है। बाबूराव आज पहली बार युवराज की आवाज में ऐसा विद्रोह का स्वर सुन रहा था। इस तरह के स्वर से बाबूराव के अंदर भी डर पैदा हो रहा था। यह डर रोहित मारवा के लिए नहीं बल्कि माँ साहब के लिए था। अगर गलती से भी यह बात उनके कानों में पहुंच जाती तो युवराज से पहले बाबूराव का सर धड़ से अलग हो जाता। लेकिन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बाबूराव समझ जाता है कि इस वक्त युवराज डर की वजह से अपने मनोभाव पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से उसके विचार बेकाबू होते जा रहे हैं। युवराज के सवाल का जवाब देते हुए बाबूराव कहता है, भैया जी आप भी अपनी तुलना किससे करने लगे? कहाँ लच्छो और कहाँ आप? चाहे जो भी हो जाए खून खून ही होता है। जो नाम शानो शौकत आपको प्राप्त है वह भला लच्छो को कैसे प्राप्त हो सकती है? समाज में आपको ऊंचा दर्जा प्राप्त है, लच्छो तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती।
अब योगराज बिना रुके ही लंबी गहरी सांस लेता है और उसे छोड़ देता है। बाबूराव की यह बात उसके ऊपर गहरा असर करती है। फिर बाबूराव को जवाब देते हुए कहता है, बाबूराव, हर बात कहकर नहीं समझाई जा सकती और तुम सही ही रहते तो खून खून ही होता है। मैं बिना वजह ही सीमाओं से बाहर जाकर सोचने लगा। अब योगराज के कदम रुक जाते हैं। वह काफी शांत हो जाता है और जाकर सामने रखी हुई गद्देदार कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके हैंड रेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, बताओ बाबूराव, तुम्हारी क्या योजना है? तुम्हारे इस युवराज भैया को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? यह पहली बार था जब बाबूराव को युवराज की आवाज में किसी अलग तरह का स्वर नजर आ रहा था, लेकिन वह इस बात को अनदेखा कर देता है और युवराज को अपनी योजना बताते हुए सलाह देना शुरू कर देता है। फिर अंत में कहता है, आप मेरी बात मानिए, जब तक यह मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता तब तक हम आपके जगह आपके किसी भी बहरूपिये को अस्पताल में भर्ती रखेंगे। इस दौरान आप अंडरग्राउंड रहेंगे। हमारी सिपाही वहां आपके बहरूपिये को सुरक्षा देगी और यहाँ आपको ताकि भेद खुल न सके। अब युवराज कहता है, अब तुम दोनों को अगर यही सही लगता है तो ठीक है, मैं तुम लोगों की बात मानने के लिए तैयार हूँ। युवराज की बात सुनते ही बाबूराव और गजेंद्र पाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह हर कीमत पर युवराज को बचाना चाहते थे और उस पर आए हुए संकट को टलते हुए देखना चाहते थे। युवराज में लाख खामियां हो, लेकिन उसमें अच्छाइयां भी थी। वह हमेशा अपने लोगों का पूरा ध्यान रखता था, जिसकी वजह से उसके साथ रहने वाले लोग उसे बेहद पसंद करते थे। उसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के कामों में उसका साथ देते थे। यह कुछ तो युवराज की महत्वाकांक्षाएं थी जो उसे गलत राह पर ले चली थी। भला ऐसा कौन होगा जिसे अमरता का वरदान नहीं चाहिए? दूसरा, उसकी माँ साहब का दिखाया हुआ रास्ता जिससे भटक जाना उसके लिए किसी भी कीमत पर संभव नहीं था। माँ साहब के नियम सब पर एक समान लागू होते थे। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी के किला में सूरज सिर पर चढ़ आया था। अब तक दिल्ली की घटी हुई सभी घटनाएं दमयंती देवी के सामने परोसी जा चुकी थी। राजस्थानी पहनावे में चांदी के भारी भारी गहनों के साथ उसका व्यक्तित्व पहले ही काफी प्रभावशाली दिखाई देता था, लेकिन जब वह गुस्से में होती थी तब उसका यही प्रभावशाली व्यक्तित्व भयंकर दिखाई देने लगता था। उसकी काजल लगी हुई गहरी आंखें और भी बड़ी बड़ी और ज्वाला उगलती हुई दिखाई देती थी। इस वक्त दमयंती देवी की आंखें सुर्ख लाल थी। गुस्से से उसके होठ पर कप आ रहे थे। उसके हाथ और पैर लगातार फड़फड़ा रहे थे। रुद्रमा देवी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके गुस्से का परिणाम उसके सामने मौजूद सिपाहियों को भुगतना होगा। इसलिए वह पहले ही हाथ के इशारे से अपने आसपास मौजूद सभी सिपाहियों को वहां से जाने का इशारा कर देती है। सभी अपना सिर झुकाकर वहां से बाहर निकल जाती हैं। जिस जगह पर दमयंती देवी इस वक्त मौजूद थी, यह एक बड़ा सा कमरे जैसा पत्थर की मोटी मोटी दीवारों से बना हुआ एक कक्ष था। गुस्से में दमयंती देवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगर एक बार वह मुझे मिल जाए, मैं उसे जान से मार दूंगी, मैं उसे खत्म कर दूंगी। ऐसा कहकर वह अपने पास में रखे हुए सभी सामानों को उठाकर दीवारों पर फेंकने लगती है। वह बिना यह देखे कि उसके हाथ में आया हुआ सामान महत्व का है अथवा महत्वहीन है, वह उसे नष्ट करती चली जाती है। पूरे कक्ष के मौजूद हर सामान को तबाह कर देने के बाद भी जब उसके मन को शांति नहीं मिलती तो वह अपनी कमर के पीछे से उस पर बंधी हुई पेटी से पिस्तौल निकालती है और एक के बाद एक सामने की दीवार पर फायर करती चली जाती है। सभी गोलियां खाली हो जाने के बाद वह पिस्तौल को भी दीवार पर दे मारती है। इस वक्त उसका रूप रौद्रता की सीमा पर था। उसका गुस्सा आंखों में पानी बहकर उतर आता है और वह लंबी गहरी गहरी सांस लेते हुए वहीं मौजूद तख्त पर बैठ जाती है, जिसके ऊपर से चादर खींचकर वह पहले ही फेंक चुकी थी। वह नग्न तख्त पर बैठती हुई रुद्रमा देवी बेहद ही दरिद्र जान पड़ रही थी। उसकी आंखों से बहता हुआ पानी उसकी दुर्दशा की दस्तान कह रहा था। अपने दोनों हाथों से तख्त को पकड़ते हुए वह अपनी ही जगह पर हिलने लगती है। अब रुद्रमा देवी उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है।
लेकिन एक शब्द नहीं कहती, क्योंकि इस वक्त दमयंती देवी को सांत्वना देने के लिए किसी भी तरह के शब्द काम नहीं आने वाले थे। अब दमयंती देवी बिना रुद्रमा देवी की तरफ देखे यथावत स्थिति में रहते हुए रुद्रमा देवी से कहती है, यह कैसे हो सकता है? वह इस तरह से अकस्मात हमले के लिए पहले से तैयार कैसे हो सकते हैं? बताओ मुझे, बताओ रुद्रमा देवी, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, हर चीज पहले से जान लेती हो, हर खतरा पहले से भांप लेती हो, तो अब बताओ तुम क्यों नहीं समझ पाई इस बात को कि वह हमारी योजना को पहले से जान चुके हैं। अब रुद्रमा देवी अपनी खामोशी खत्म करते हुए कहती है, दमयंती, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। जिस जंग में तुमने अपना पूरा जीवन झोंक दिया है, उसी युद्ध में तुम्हारा साथ देने के लिए मैं अपनी जवानी और बुढ़ापा दोनों खत्म कर चुकी हूँ। वह इस लड़ाई के बारे में पहले से कुछ नहीं जानते थे, लेकिन यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकत है उनके पास। उनसे जीतना इतना आसान नहीं है। वह हमारी किस्मत ही थी, हमें इतनी आसानी से अनिका हासिल हो गई थी। तब वह मानसिक रूप से किसी खतरे के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए एक के बाद एक हमारे कई दांव सीधे पड़ते चले गए। लेकिन अब वह हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार है। हमारे विविध काय का तोड़ एक रात में तैयार नहीं किया जा सकता, और न ही एक हफ्ते में, यह एक महीने का भी काम नहीं है। यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि रोहित मारवा अपने आप में एक बड़ी फौज का मालिक है। सभी प्रकार के आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से उसकी सेना सुसज्जित है। दमयंती देवी रुद्रमा देवी की बात को बीच में काटकर चीखते हुए ही बोलती है, हथियारों से नहीं मारा जा सकता था उसे। विविधकाय हथियारों से मरने वाला जीव नहीं था। अपने शरीर को दोबारा पहले जैसा बना लेने की ताकत थी उसमें माँ। बड़े से बड़ी तोप के गोले भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है कि कितनी आसानी से वह दोबारा से पहले की तरह खड़ा हो जाता था। अब गुस्से से चिल्लाते हुए दमयंती देवी रुद्रमा देवी की तरफ देखकर कहती है, मुझे हमारा विविधकाय वापस चाहिए। अब एक पल रुककर अपने दांतों को भींचते हुए रुद्रमा देवी की आंखों में देखकर कहती है, यह कैसे हो सकता है कि उसके पास 3 रोबोट हैं और किसी को इस बात की कानों कान खबर तक नहीं थी। उन तीनों ने मिलकर हमारे अकेले विविधकाय को घेरा और उसे खत्म कर दिया। मेरा दिल यह मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। पहले कभी किसी ने मारवा हाउस में कोई रोबोट नहीं देखा था। वहाँ पर काम करने के लिए जीते जागते नौकर हैं, नौकर नहीं, नौकरों की फौज है, लेकिन रोबोट नहीं उनके पास था। बताओ कहाँ से आए वह रोबोट, और उनके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वह विविधकाय को खत्म कर सके। रुद्रमा देवी यह समझ जाती है कि विविधकाय को खत्म करने के लिए सिर्फ रोबोट की ताकत नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग का इस्तेमाल हुआ है। दोनों तरह की ताकतों ने मिलकर विविधकाय को खत्म किया है। लेकिन रुद्रमा देवी को यह पूरी तरह से साफ हो चुका था कि इस वक्त दमयंती देवी को कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। उसके सामने कुछ भी कहने का मतलब है केवल बात को बढ़ाना। वह गुस्से और दुख में कुछ भी सोचने या समझने की स्थिति में नहीं रह गई है। रुद्रमा देवी बात को खत्म करने के लिए कहती है, अच्छा ही होता अगर तुम्हारी लच्छो वहाँ नहीं पहुँचती और विविधकाय को नहीं रोकती, तो तुम्हारा विविधकाय आज तुम्हारे पास होता। बेशक वह कामयाब नहीं होता, लेकिन तुम्हारे पास जरूर होता। अब न कामयाबी हासिल हुई, न विविधकाय हमारे पास रहा। रुद्रमा देवी के मुंह से लच्छो के खिलाफ शब्द सुनते ही दमयंती देवी की आंखें और भी बड़ी हो जाती है। वह रुद्रमा देवी को घूर कर देखने लगती है। यूं ही घूरते हुए कुछ पलों के बाद दमयंती देवी बोलना शुरू करती है, अगर लच्छो नहीं होती तो आज हम यह भी नहीं जान पाते कि रोहित मारवा के बारे में जितना सुना है वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर भी है। उसने उसे मारवा हाउस के अंदर बड़ी से बड़ी ताकत, बड़े से बड़े हथियार और बड़ी से बड़ी फौज को छुपा कर रखा हुआ है, जिसकी किसी को भनक तक भी नहीं है। उसने जो कुछ भी किया हमारे आदेश के लिए किया, हमारे आदेश का मान रखने के लिए किया, वरना उसे तो इस काम की खबर तक नहीं थी। अब रुद्रमा देवी आगे कुछ कहती उससे पहले ही दमयंती देवी अपनी उंगली आगे करके कहती है, मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी।
मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए उसकी काबिलियत आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसके बाद दमयंती देवी खुद ही वहाँ से उठ खड़ी होती हैं और बाहर की ओर चली जाती हैं। रुद्रमा देवी को जितना अफसोस बिरबिदकाय को खो देने के लिए था, उतना ही अफसोस उसे अपने दो बेहतरीन सिपाही हर्षिता और योगेश को खो देने के लिए भी था। वह दोनों बेहद ही वफादार और काबिल थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर, भूमिका को ऑफिस में देखकर उसके सभी चाहने वालों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगती है। छुट्टी लेने का कारण भूमिका ने सभी को यही बताया था कि वह अपने पैर को आराम देना चाहती है। हेडक्वार्टर में एंट्री करने के बाद भूमिका जब तक अपने केबिन तक पहुंच पाती, उससे पहले ही हर 4 कदम के बाद कोई न कोई सामने आ जाता और गुड मॉर्निंग मैडम कहकर उसके सामने एक सवाल दाग देता। वह सवाल कुछ इस तरह के थे, मैडम अब आपका पैर कैसा है? मैडम आपके पैर का दर्द ठीक हो गया? मैडम अब आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? इन सवालों को पूछते हुए सभी के चेहरे के भाव अलग अलग तरीके के थे। कोई उदास होकर पूछता तो कोई उत्तेजित होकर, किसी की आंखें बड़ी हो जाती तो किसी का चेहरा बन जाता था। भूमिका एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से सुन रही थी और सभी को एक ही जवाब दे रही थी, हाँ अब यह बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। जब प्रीति इन सवालों को सुन रही थी तो पहले उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी और जैसे जैसे भूमिका उसे लेकर अपने केबिन की तरफ आगे बढ़ती जाती, वैसे वैसे इन सवालों की बढ़ती हुई बौछार के साथ प्रीति की मुस्कान भी बड़ी होती चली जाती। किसी तरह से वह दोनों भूमिका मारवाह के केबिन में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही प्रीति का अपनी हंसी पर से कंट्रोल छूट जाता है और वह जोर जोर से हंसने लगती है। भूमिका समझ जाती है कि प्रीति क्यों हंस रही थी। भूमिका मुस्कुराते हुए प्रीति के सिर पर पीछे की ओर से टपली देती है और कहती है, चुप करो। लेकिन प्रीति की हंसी नहीं रुकती और वह पूछे गए सवालों की नकल उतारने लगती है। मैडम बताइए ना, अब आपके पैर पूरी तरह से ठीक है ना? ऐसा कहकर वह दोबारा से हंसने लगती है। इस बार भूमिका की भी हंसी छूट जाती है। ठीक इसी वक्त अर्जुन सिंह भूमिका के दरवाजे पर नॉक करता है और उसे खोलकर अंदर आ जाता है। दोनों को हंसते हुए देखकर मुस्कुराकर पूछता है, हेडक्वार्टर के अंदर तुम दोनों को ऐसा क्या हाथ लग गया कि खुशी का ठिकाना नहीं है? भूमिका अर्जुन की ओर देखते हुए कहती है, आओ अर्जुन बैठो। ऐसा कहकर भूमिका अपनी जगह पर बैठ जाती है और अर्जुन उसके सामने चेयर पर बैठ जाता है। वहीं प्रीति भूमिका के बाईं ओर चेयर पर बैठ जाती है। अर्जुन पूछता है, कैसी रही तुम्हारी छुट्टियां? भूमिका प्रीति की तरफ हाथ करते हुए जवाब देती है, इसका नमूना तुम सामने ही देख रहे हो। सामान्य हालचाल पूछने के बाद भूमिका अर्जुन से कहती है, क्या केस में कोई कुछ प्रोग्रेस हुई? अर्जुन कहता है, जब से तुम छुट्टियों पर गई हो तब से तुम्हारी प्रिय नाइट शिफ्ट कर रही है। भूमिका हैरान होकर पूछती है, क्यों? इसकी क्या जरूरत है? अर्जुन कहता है, यह मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हें सिर्फ वही बता सकता हूँ जो उसने सबको बताया है। भूमिका बिना कुछ कहे उसकी ओर देखती है। अर्जुन कहता है, वह जानना चाहती थी कि नाइट शिफ्ट में काम का एक्सपीरियंस कैसा होता है। भूमिका कहती है, ओहो। इसके बाद अर्जुन और भूमिका दोनों हंस पड़ते हैं। फिर एक पल के बाद भूमिका अर्जुन से पूछती है, तुमने कोशिश तो की होगी यह जानने की कि रात में यहाँ रुकने का क्या कारण था? उसे हेडक्वार्टर में ऐसा भी क्या चुराना था कि उसने रात का वक्त चुना था? अब अर्जुन कहता है, मुझे लगता है कि बात कुछ और भी हो सकती है। भूमिका कहती है, मतलब? अर्जुन जवाब देता है, देखो यह साइबर सिक्योरिटी मेरे लिए सिर्फ एक सीमा तक समझ में आने वाला विषय है, उसके आगे समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि वह इन दिनों अपने रूम पर भी नहीं थी। भूमिका कहती है, अगर रूम पर नहीं थी तो कहाँ थी? अर्जुन कहता है, वह एक हैकर है, उसके लिए सबके आंखों में धूल झोंकना एक आसान काम है। मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ वह शक के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने उसके घर पर जो भी आदमी लगाए थे उनमें से किसी ने भी पूरे हफ्ते हर दिन के 15 घंटे तक उसे अपने घर के किसी भी हिस्से में नहीं देखा। एक बार घर में घुसने के बाद वह सिर्फ निकलती हुई ही दिखाई देती है। इससे पहले एक पल के लिए भी वह न ही घर के आंगन में, न ही बालकनी में और न ही किसी और तरीके से दिखाई दी थी।
अब अर्जुन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि वह फिर किसी योजना को पूरा करने के फिराक में है। मुझे यह लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। अब भूमिका कहती है, ठीक होगी तब न ठीक लगेगी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। फिर एक पल रुककर कुछ सोचने के बाद भूमिका पूछती है, क्या उसका नाइट शिफ्ट एक एक्सपीरियंस पूरा हो गया है? क्या उसने सुबह की शिफ्ट ज्वाइन कर ली है? अर्जुन कहता है, शायद कल सुबह से ज्वाइन करेगी। भूमिका जवाब देती है, मतलब हमारे पास आज रात का समय है यह पता लगाने के लिए कि वह क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सनी के कमरे में मारवा हाउस। यूं तो ओंकार सनी के कमरे के पास ही दूसरे कमरे में शिफ्ट हुआ था, लेकिन सनी और ओंकार हर वक्त एक ही जगह पर नजर आते थे। ओंकार के दूसरे कमरे में शिफ्ट होने की वजह थी वह आसानी से प्रीति से मिल पाएगा और उसके साथ अच्छा वक्त बिता सकेगा। किंतु यहाँ आलम ऐसे थे कि दूर होकर उसकी जिंदगी में जितना सुख था, पास आकर उतने ही दर्द ने दस्तक दे दी थी। इस वक्त ओंकार की भी हालत प्रीति से कुछ अलग नहीं थी। बस फर्क इतना था कि ओंकार को पूरा यकीन था कि प्रीति किसी वजह से नाराज है और वह उसे मना लेगा, इसलिए उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी थी। वहीं प्रीति को अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था कि वह उसके प्यार को कभी उसकी जिंदगी में नहीं रहने देगी, इसलिए उसकी तकलीफों ने आंसुओं का रूप ले लिया था। शाम का वक्त था। सनी और ओंकार कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। सनी कहता है, पहले तो यह मारवा हाउस इतना छोटा है कि पलक झपकते ही एक ही निगाह में घर का हर कोना कोना देखा जा सकता है। दूसरा, प्रीति कभी भी अपने कमरे से बाहर कहीं नहीं जाती, हमेशा अपने कमरे में ही मिलती है। अब ओंकार कहता है, इतनी थकावट तो एक्सरसाइज करने के बाद भी नहीं होती जितना प्रीति को ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। घर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा है, मगर प्रीति तो क्या उसकी परछाई भी कहीं दिखाई नहीं दी। अब सनी कहता है, वह तुम्हारा फोन नहीं उठा रही क्या? क्या मैं वो फोन करके देखूं? क्या पता मेरा फोन उठा ले। ओंकार कहता है, अगर इससे तुम्हारा मन को तसल्ली होती है तो यह भी करके देख ले। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मारवा हाउस में कभी इस तरह से सैर सपाटे पर भी निकलूंगा। फिर सनी अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर हल्का सा झुकते हुए कहता है, सेम हियर। घर के जो हिस्से पहले कभी नहीं देखे थे आज वहाँ भी घुमाए दोस्त, सिर्फ तेरे प्यार की खातिर। थकावट के कारण ओंकार अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देता है और धपाक से जाकर सोफे पर गिर जाता है। सनी भी अपने शरीर को ढीला छोड़कर बेड पर फैल जाता है और वहीं पास में पड़े हुए फोन को उठाने के लिए अपना एक हाथ उसी ओर लंबा कर देता है। वह प्रीति को फोन करना चाहता था ताकि उसकी लोकेशन पता कर सके, लेकिन तभी कुछ सोचकर ओंकार से कहता है, अगर मैं सीधा सीधा पूछ लूंगा कि वह कहाँ है तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए यह सब कर रहा हूँ। पहले यह बताओ कि पूछूंगा क्या मैं, जिससे वह सच सच जवाब दे पाए। अब ओंकार कहता है, 1 मिनट सोचने का वक्त दो। सनी लेटे लेटे अपनी जगह से कहता है, सोच भाई सोच, जल्दी जल्दी सोच। इससे पहले कि वह दोनों कुछ सोच पाते सनी का फोन बजने लगता है। जब वह फोन की तरफ देखता है तो यह मुक्ता का फोन था। ओंकार सनी के चेहरे की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर अपने फोन पर मुक्ता का कॉल देखने के बाद बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। ओंकार कहता है, किसका फोन है, उठाते क्यों नहीं? सनी कहता है, मुक्ता का कॉल है। ओंकार कहता है, उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। मेरी जिंदगी में फिलहाल पतझड़ चल रही है, पर किसी की जिंदगी में तो बाहर आए। मेरे दोस्त की रेलगाड़ी पटरी पर आ जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तुम दोनों बात करो, मैं बाहर जाता हूँ। सनी फोन उठा लेता है और कान पर लगाते हुए ओंकार को हाथ से इशारा करता है। इसका मतलब था कि वह बात कर रहा है, पर इसके लिए ओंकार को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी तो वह खुद बालकनी की तरफ चला जाएगा। फिलहाल ओंकार के यहाँ होने से उसे कोई परेशानी नहीं थी। ओंकार भी इशारे से पूछता है, पक्का ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? सनी भी अपने हाथ के इशारे से बोलता है, हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सनी का फोन उठाते ही उधर से आवाज आती है, हेलो। क्योंकि सनी ने फोन उठाने के बाद एक शब्द भी नहीं बोला था, इसलिए मुक्ता संदेह में थी कि सनी लाइन पर है या नहीं है।
सनी मुस्कुराकर जवाब देता है, हेलो मुक्ता, कैसी हो? मैं बस तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। सनी की बात सुनकर ओंकार की आंखें बड़ी हो जाती है और उसे घूर कर देखता है कि इतनी देर से मेरे साथ इधर उधर घूम रहा है, प्रीति के बारे में बात कर रहा है और मुक्ता से कह रहा है कि तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। ओंकार सनी की तरफ इशारा करता है। वाह, कितने अच्छे तरीके से झूठ बोल रहे हो। सनी के चेहरे पर ओंकार की इस हरकत से मुस्कान आ जाती है और वह इशारे से ओंकार को चुप रहने के लिए कहता है। उधर से मुक्ता का जवाब आता है, हम कैसे मान ले कि आप हमें ही याद कर रहे थे? ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। यह सुनते ही सनी के पेट से लेकर कान तक अजीब सी गुदगुदी महसूस होती है। मुक्ता की मीठी आवाज सनी पर अजीब सा ही जादू कर देती है। अब सनी जवाब देते हुए कहता है, माफ करना मुक्ता, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बस इसीलिए वक्त नहीं मिला। अब मुक्ता कुछ परेशान होते हुए कहती है, सब ठीक है ना? ऐसा भी क्या हुआ कि मारवा हाउस में रहने वाले लोगों को यह कहना पड़े कि कुछ ठीक नहीं चल रहा? मुक्ता की बात सुनते ही सनी को इस बात का एहसास होता है कि उसने अनजाने में ही ना बोलने लायक बात बोल दी। अब वह अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, दरअसल कल रात मारवा हाउस में सिक्योरिटी गार्डों की प्रैक्टिस चल रही थी, बस वही सब देखने में रात जागते हुए निकल गई और दिन सोते हुए। जब से शाम हुई है तब से मैं और ओंकार प्रीति को ढूंढ रहे हैं। ना वह फोन उठा रही है, ना किसी मैसेज का जवाब दे रही है। इसीलिए उठने के बाद से अब तक हम उसे पूरे घर में ढूंढते हुए घूम रहे थे। एक पल रुककर उदासी भरी आवाज से कहता है, अगर वह मिलेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वह नाराज क्यों है? फिर अपनी आवाज को एकदम धीमा करते हुए कहता है, ओंकार मेरा दोस्त है, उसके चेहरे पे उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम समझ सकती हो ना? वहाँ परासर हवेली में अपनी छत पर मौजूद मुक्ता स्विंग चेयर पर बैठ जाती है और कहती है, हाँ हम समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप दोनों की समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। सनी झट से फोन का स्पीकर ऑन कर देता है और मुक्ता से कहता है, क्या क्या? एक बार फिर से कहो। मुक्ता अपनी बात को दोहराते हुए कहती है, हाँ हम सही कह रहे हैं, हम जानते हैं कि आपकी, हमारा मतलब है कि ओंकार जी की प्रीति जी कहाँ हैं। आज मेरे दिन में तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि रात तक 3 से 4 वीडियो जरूर अपलोड कर सकूं। थैंक यू मेरे दोस्त, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए।